गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 20 जून 2020। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पे समझौता या साइन नहीं किया? आई रिपीट, भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पे साइन या समझौता नहीं किया है? लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा इस पर, लेकिन अभी आप इसका जवाब हमें दे दो। एक है यूएसए, दो है जापान, तीन है ऑस्ट्रेलिया। तो अब आपके पास ऑप्शन है ओनली वन यानी ओनली यूएसए, ऑप्शन बी एक और दो, यूएसए और जापान दोनों के साथ हमने समझौता नहीं किया, ऑप्शन सी ओनली टू यानी जापान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट हमने नहीं किया है, और ऑप्शन डी जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ हमने इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया है। तो ए बी सी डी में क्या होगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो, ना कोई सीमा में घुसा, ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में, तो सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है और ये सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए कहीं अधिक ऑथेंटिकेट है। प्राइम मिनिस्टर, देखो, जब देश में किसी तरह की विपदा आती है, किसी तरह का समस्या आता है, कोई बाहरी एक्सटर्नल इशू होता है या कोई विशिष्ट डिसीजन लेना होता है, विशिष्ट निर्णय लेना होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, भले ही कोई भी दल की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो इसी तरह की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और सभी राजनेताओं ने, सभी पार्टी ने एक शोर में सरकार का जो है समर्थन किया है, कहा है कि सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए उठाइए सरकार, हम आपके साथ हैं। तो ये हमारे देश की संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत होती है इस तरह के, जब राष्ट्र पे कोई विपदा आए, राष्ट्र पे किसी तरह का कह सकते हो प्रॉब्लम में हो, तो ऐसे कंडीशन में सभी एकजुटता का परिचय देते हैं। निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। और सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सीमा में अभी कोई घुसा नहीं है, पोस्ट किसी के कब्जे में हमारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वायुसेना जो हमारे देश की है ये लगी हुई है, ये लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये मॉनिटरिंग कर रही है। राइट, एक बार इसको पढ़ सकते हो, खास करके इस न्यूज को। ओके, राज्यसभा के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के 1/3 नए सदस्य का चुनाव हुआ है। किसका चुनाव हुआ है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्यसभा के बारे में बेसिक फंडा आपको जानकारी होनी चाहिए। खास करके अपने एम लक्ष्मीकांत की किताब जाकर एक बार देख लेना। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में सरकार नहीं, संसद का 3 अंग बताया गया। आर्टिकल 79 में संसद का 3 अंग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। और यही कारण है कि कोई भी अगर विधेयक होता है तो उस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा के पारित करने के बाद अगर राष्ट्रपति का साइन हो तभी जाकर के वो कानून बनता है, तभी जाकर वो अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। तीनों की सहमति जरूरी है, चूंकि तीनों ही पार्ट हैं भारत के संसद का। क्लियर है? आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं और 245 सदस्य में 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता हो देश में। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पे किया जाता है। यानी एक, मान लो ये लोग चुन के आए नए लोग, तो ये लोग 6 वर्ष जो है 6 वर्ष तक रहेंगे। राइट, लेकिन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर भी होगा, 1/3 सदस्य जाएंगे भी बाहर। क्लियर है? 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 नए सदस्य आते हैं तथा पुराने 1/3 सदस्य चले जाते हैं। राज्यसभा के पक्ष और विपक्ष में भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे कि राज्यसभा के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, क्यों राज्यसभा होना चाहिए और क्यों राज्यसभा नहीं होना चाहिए।
तो क्यों होना चाहिए, इस पे जो सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि सरकार अगर कोई विधेयक, सरकार अगर कोई बिल या लोकसभा कोई बिल अगर पारित करता है जल्दीबाजी में, तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करके देश के सामने में उससे संबंधित प्रोज एंड कॉन्स या मुद्दा ला सकती है कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा इस बिल को लेकर के। क्लियर है। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, वही पॉइंट है, और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णय की अंकुश लगाने में सहायता कर सकता है। यानी लोकसभा में सरकार जो होता है या सरकार से संबद्ध जो पार्टी होती है वो बहुमत में होती है, तो वहाँ पे बिल आसानी से पास करवा लिया जाता है। ऐसे कंडीशन में उसका जो समीक्षा होता है वो समीक्षा राज्यसभा में हो सकता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, अपर चैम्बर है, तो यहाँ पे शिक्षाविद होते हैं, बुद्धिजीवी को एक मंच मिलता है जो सरकार के जल कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर सकता है। सरकार के जो है जो योजना है उस योजना को लोगों तक पहुँचाने में, राज्यों तक पहुँचाने में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। चेक एंड बैलेंस, निश्चित तौर पे वही पॉइंट है, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन के लिए भी यह आवश्यक है। तो ये तो राज्यसभा के पक्ष में तर्क दिया जाता है। एक और तर्क आप दे सकते हो कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और संघीय व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि राज्यसभा स्ट्रांग हो, राज्यसभा अस्तित्व में रहे, राज्यसभा मजबूत हो। अब देखो राज्यसभा के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिया जाता है कि राज्यसभा क्यों नहीं होना चाहिए। तो संविधान सभा के विशेषज्ञों ने का राज्यसभा के विपक्ष में महत्वपूर्ण तर्क था। यानी जब संविधान सभा बन रहा था, डिस्कशन हो रहा था कि राज्यसभा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा है कि ब्रिटेन का जो अपर चैम्बर है, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है ब्रिटेन के अपर चैम्बर का, उसी का एक स्वरूप है राज्यसभा। तो यह ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी नीति रही है, उपनिवेशवादी नीति रही है, उसका ही प्रतिरूप होगा राज्यसभा, इसलिए ये इसे नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो होते हैं वो उद्योगपति होते हैं, धनी लोग होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में अगर आप देखोगे आपके पास पैसा है तो आप राज्यसभा में जा सकते हो, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से उद्योगपति और धनी व्यक्ति ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बन जाते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में भी लोग आ जाते हैं जिसके पास पैसा हो, जिसके पास धन हो, जो उसके पास बाहुबल हो। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। जहां लोकसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे जनता के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा में एमएलए के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव नहीं किया जाता है, इसलिए राज्यसभा का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे विपक्ष में तर्क दिया जाता है। अब देखो कुछ विशिष्ट शक्ति पे हम डिस्कस करते हैं। राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट शक्ति, उसमें विशिष्ट शक्ति जो राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा की भूमिका लोकसभा से अधिक है। वो दो शक्ति क्या है, एक तो है आर्टिकल 249, याद रख लेना, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा में 2/3 सदस्य मतदान करते अगर हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट के आधार पे राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है और उसके बाद उस सूची पे संसद कानून बना सकती है। आई रिपीट, 249 आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के किसी राज्य सूची के स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है और उसके बाद संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी तरह से आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के आधार पे, वोटिंग के आधार पे, समर्थन के आधार पे नई सिविल सेवा का स्थापन किया जाता है या गठन किया जा सकता है। नई सिविल सेवा के गठन के प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 में, जहां पे राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की अगर सहमति हो तो। क्लियर है। विधायी शक्तियां देखो, गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में
लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतना ही शक्ति मिला हुआ है। गैर वित्तीय विधेयक, अगर वित्त से संबंधित विधेयक नहीं है तो दोनों को समान शक्ति मिला हुआ है, राइट। वित्त विधेयक के मामले में भले ही राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्ति मिला हुआ है, 14 दिन के भीतर जो है 14 डे के भीतर जो है राज्यसभा अपनी राय के साथ लोकसभा को भेजेगा, राय के साथ या बिना राय के साथ, लेकिन लोकसभा को भेज देगा 14 डे के अंदर। और संविधान संशोधन विधेयक में दोनों को ही बराबर शक्ति मिला हुआ। तो ये बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किया राज्यसभा और लोकसभा को लेकर के। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा राज्यसभा की क्या क्या शक्ति है, क्या क्या विशिष्ट शक्ति है, क्या क्या प्रोविजन किया गया है। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। दिल्ली में जो है इंडिया गेट से लेकर के ये राष्ट्रपति भवन है, जिसके बीच में एक रोड है, और इस रोड के इस पार और इस पार, इस पार और इस पार दोनों साइड में जो है जितने भी भारत सरकार के ऑफिस हैं सारे ऑफिस हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जितने भी बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री का बिल्डिंग है, वो इसके दोनों साइड है। तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया है। चूँकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अंग्रेज के ज़माने की है, ज़रूरत है इसे रिनोवेशन का, नया बिल्डिंग बनाने का। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है इसमें एक नया बिल्डिंग बनाया जाएगा। क्लियर है। तो बस बेसिक याद रखना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच में जो जितने भी बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है, उसको रीइनोवेशन करने का काम या नया बिल्डिंग बनाने का काम है। इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, इसको एक बार खुद से आप पढ़ लेना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि भीड़ रहित रथ यात्रा पे हो पुनर्विचार। पुरी में जो है रथ यात्रा शुरू हो रही है, और इसी बीच जो है गोवर्धन पीठ है, गोवर्धन पीठ के जो हेड हैं शंकराचार्य जी, उनका कहना है कि भीड़ रहित यात्रा होनी चाहिए, कोरोना से बचाव भी जरूरी है। तो आपको जानना यह है कि जो शंकराचार्य हैं उसके जो भारत में 4 इम्पोर्टेंट मठ हैं। शंकराचार्य जी जिन्होंने साउथ से यात्रा करना शुरू की थी, पूरे भारत यात्रा किया था और 4 मठ की स्थापना की थी। उस 4 मठ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ शारदा पीठ भारत के दक्षिण रामेश्वर में है, राइट। दूसरा जो है वो गोवर्धन पीठ है, इसी की चर्चा इस न्यूज़ में किया गया है। गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा के पुरी में है, जहाँ से यात्रा रथ यात्रा निकलेगी। तीसरा है शारदा मठ। शारदा मठ कहाँ है? द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है, और यह गुजरात में है। और चौथा है ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। क्लियर है। श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में है, गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, शारदा मठ द्वारका में है गुजरात में, और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। ये 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। इसका नाम याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप देख लेना, इसको एक बार पढ़ के, कि उत्तर प्रदेश यूपी के एसटीएफ जो हैं, इन्होंने 52 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित किया गया। खास करके ये जो चाइनीज ऐप है ये भारत का डाटा चुरा करके चाइना को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इस ऐप में टिकटॉक आता है, यूसी ब्राउज़र आता है, 360 सिक्योरिटी आता है, या अन्य जो ऐप आते हैं शेयरइट वगैरह भी हैं। यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना। और अगर आपके मोबाइल में कोई इस तरह का ऐप है तो इसको निश्चित तौर पे आप हटा देना। आपका डाटा वो चोरी कर सकता है, आपका डाटा दे सकता है, आपका फ़ोटो, आपका चैट वगैरह जो है वो आपको वो चोरी करके चाइना को प्रोवाइड कर रहा। तो इस तरह का आरोप लगाया गया उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ के द्वारा।
और फाइनली उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने डिसाइड किया है कि 52 चाइनीज का ऐप का यूज़ वो लोग नहीं करेंगे। उसके सर्कल में जो लोग होंगे, एसटीएफ के जितने भी मेंबर होंगे, वो इन 52 ऐप का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी है चीन विरोधी आर्थिक नवाचार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कल हमने भी इस पर डिस्कस किया है ऑलरेडी, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा डाटा दिया हुआ, बस देख लेना एक बार। देखो 19 में हमने $75 बिलियन का जो है हमने आयात किया, चीन से सामान मंगाया, और हमने निर्यात कितना किया है चीन को? लगभग $18 बिलियन का निर्यात किया। तो जितना हम चीन को भेज रहे हैं सामान, उससे 4 गुना अधिक चीन इंडिया को भेजता है, राइट। 4 गुना से भी अधिक चीन इंडिया को भेजता है जितना हम चीन को भेजते हैं। तो चीन प्रत्येक वर्ष इंडिया से लगभग 5 लाख रुपये कमाता है, 5 लाख करोड़ रुपये कमाता है। आई रिपीट, इंडिया से प्रत्येक वर्ष चीन लगभग 5 लाख करोड़ रुपये कमाता है। और कुछ और भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ, स्मार्टफोन पे 65% चीन का कब्जा है, ये कम बताया गया। एग्जैक्टली 75% स्मार्टफोन जो है, भारत के स्मार्टफोन मार्केट पे 75% चीन का कब्जा है। इसी तरह से सोलर प्लेट जो हम बनाते हैं, जिसमें हमें आत्मनिर्भर होना है, सोलर प्लेट जिसमें हमने 100 गीगावाट का टारगेट लिया था पेरिस में, कि 100 गीगावाट 2022 तक हम सोलर प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। उसमें सोलर प्लेट में 75% सोलर पैनल हम चीन पे निर्भर हैं। इसी तरह से प्लास्टिक, 44% प्लास्टिक चीन पे निर्भर है। तो थोड़ा सा डाटा दिया है, डाटा को जाकर के एक बार आप लिख सकते हो, इससे अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने कल ऑलरेडी इस पर डिटेल से डिस्कस किया था। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। देखो ये परियोजना बस देख लेना आप, ये जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरकार ला रही है, 108 शहर में ला रही है। शहरी विकास मंत्रालय और सिडबी मिलकर के इस परियोजना को ला रही है। इस तरह का जो ठेला लगाता है, जो रेडी लगाता है, उसको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए यह परियोजना ला रही है। बस नाम याद रख लेना और मंत्रालय का नाम याद रखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सा मंत्रालय? शहरी विकास मंत्रालय, सिडबी के सहयोग से ला रही है, बस इतना याद रख लेना। देखो जब आपको लिखना होगा कि किस तरह से भारत जो है, भारत में का डेवलपमेंट में क्या क्या जो है ड्रॉबैक है, तो उसको आप एक पॉइंट इसको कर सकते हो कि भारत के विकास में क्या क्या बाधक हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो बाधक है, उसमें एक बाधक यह है कि एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के साथ सहयोग नहीं करती है। पर्यावरण मिनिस्ट्री है, वो सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ सहयोग नहीं करेगी, अन्य मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के साथ सहयोग नहीं करेगी। तो ये खुद भारत में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जहाँ एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के साथ कोऑपरेट नहीं करती है। और ये गडकरी जी का कहना, मेरा कहना नहीं है, MSME मिनिस्टर है, इनका कहना है कि पर्यावरण मंत्रालय की नीति कचरे में फेंकने लायक। इतना तो हम कठोर स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि पर्यावरण मिनिस्ट्री की नीति के कारण भी देश में कुछ जगह ड्रॉबैक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। API हमने कई बार डिस्कस किया है API के बारे में। API मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API हम 90% चीन से मंगाते हैं। अब आप इधर देखो ध्यान से कि हम जो है वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है दवाई में। आई रिपीट, इंडिया इज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। हमने कोविड के समय में विश्व के कई देशों को एक्सपोर्ट किया है, क्या? तो दवाई एक्सपोर्ट किया। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दवाई एक्सपोर्टर है। लेकिन दवाई बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जिसे API कहा जाता है, बेसिक जो उसका रॉ मटेरियल है जिसे API कहा जाता है, उस API को 90% हम चीन से मंगाते हैं। यानी अगर चीन हमें API नहीं देगा तो हम दवाई नहीं बना पाएंगे, सिंपल सा बात है।
और हम दवाई नहीं बना पाएंगे तो दवाई निर्यात क्या करेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि एपीआई क्यों इंडिया नहीं बनाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया की कंपनी जो है उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस अभी तक लटका हुआ, अभी तक उनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला। पर्यावरण मिनिस्ट्री कहती है कि अगर आप एपीआई बनाइएगा तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जो सही नहीं होता। तो आप सोच कर देखो, इस कोविड के समय में, इस पैंडेमिक के समय में इसको सोच कर देखो कि पर्यावरण मिनिस्ट्री अगर इजाज़त दे देती, अगर परमिशन दे देती, तो भारत की कंपनी जो है वो बनाना शुरू कर देती एपीआई, और हमें चीन पे अभी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट अपने आप में जो है इसका एक अलग से मूल्यांकन किया जा सकता है, एक अलग से क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। दो मिनिस्ट्री के बीच में कोऑपरेशन की कमी है, जो भारत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। भारत के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि दो मिनिस्ट्री पे एक दूसरे पे जो है ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करती है। देखो, भारत अगले वर्ष अगस्त में करेगा सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। तो ये जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, ये बारी बारी से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। 2022 में भारत को मौका मिलेगा, अगस्त महीने में, आई गेस 2022 के अगस्त महीने में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर सकता है। 15 मेंबर में 10 मेंबर जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस 10 मेंबर में जो है प्रत्येक वर्ष 5-5 मेंबर जो है चुन के आते हैं। 5 मेंबर प्रत्येक वर्ष चुन के आते हैं और 5 मेंबर पुराने चले जाते हैं। आई रिपीट, 5 मेंबर नए प्रत्येक वर्ष चुन के आते हैं और 5 पुराने मेंबर चले जाते हैं। और ये 10 जो मेंबर होते हैं इसका कार्यकाल होता है कितना दिन का, तो 2 वर्ष का। भारत चुना गया है और अस्थायी सदस्य, भारत का कार्यकाल होगा जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। भारत के साथ जो अन्य देश चुने गए हैं वो उसमें याद रख लेना, मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड चुने गए हैं। मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड चुने गए हैं। कनाडा चुना नहीं गया अभी तक, देखते हैं कौन अन्य देश चुना जाता है। लेकिन 4 देश चुने जा चुके हैं, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड। एक देश का और चुनाव होना है जो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। देखो, जौनपुर में स्थापित होगी ऑल वुमेन कृषक उत्पादक संगठन। तो बस याद रख लेना, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ स्थापित होगी, नाबार्ड के सहयोग से स्थापित होगी ऑल वुमेन कृषक उत्पादक कंपनी, जहाँ पे किसी महिला के द्वारा, किसी वुमेन के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाएगा, जो उत्पादन किया जाएगा कंपनी का, उसके सामान को वहाँ पर रखा जाएगा बिक्री के लिए, राइट। तो ये काम होगा आपको जौनपुर में। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा है, चूँकि नाबार्ड इसको सहयोग करती है, तो नाबार्ड के बारे में बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। नाबार्ड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष विकास बैंक के रूप में काम करता है। शिवरमन समिति के सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। इसके समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योग, कुटीर ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प, ग्रामीण क्षेत्रों में आनुषंगिक आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये जितने भी मैंने नाम बताया, कृषि हो गया, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामीण शिल्प हो गया, इसके लिए ये ऋण उपलब्ध करवाता है, उसको रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर मुंबई में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नाबार्ड के बारे में याद रख लेना। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं, राइट। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने अगर देखा होगा हमारा वीडियो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया संबंध के समय में हमने इस पर डिटेल से डिस्कस किया था, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का वर्चुअल समिट हुआ था। हमने आपको बोला था कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट, यानी मान लेते हैं कि भारत का नेवल बेस है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी महीने में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ है।
तो भारत का नेवल बेस का यूज कर सकता है ऑस्ट्रेलिया का नेवल बेस, और ऑस्ट्रेलिया के नेवल बेस का यूज कर सकता है भारत का नेवल बेस। इसी तरह से भारत का अगर शिप जा रही है, उसका फ्यूल समाप्त हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वो फ्यूल भरवा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया का अगर जहाज़ या शिप जा रही है वो फ्यूल इंडिया में भरवा सकता है। तो इस तरह से लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पे भारत ने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली। अमेरिका के साथ हम बहुत पहले कर चुके हैं, 2016 में ही कर चुके हैं, जिसे लेमोआ नाम दिया गया था, LEMOA, लेमोआ। ये 16 में हमने अमेरिका के साथ साइन किया था लेमोआ। हमने यही एग्रीमेंट, सेम एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ 2020 में। जापान के साथ अभी तक हमने साइन नहीं किया है। तो देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ओनली 2। केवल जापान के साथ हमने साइन नहीं किया है, बाकी सभी देशों के साथ हमने साइन किया है। ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।